कि कुछ हालांकि इस एसी जनरेटर की वर्किंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और मैंने ऐसा बताया कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम अपने कंडक्टिंग कॉइल को, कंडक्टिंग लूप को कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने की वजह से लूप के अक्रॉस फ्लक्स चेंज करता है। फ्लक्स चेंज करने की वजह से लूप के अराउंड ईएमएफ इंड्यूस होता है और अकॉर्डिंगली करंट भी फ्लो करेगा। तो फ्लक्स का जो वेरिएशन है, ठीक है, वो कुछ कोसाइन फंक्शन की तरह होता है। ठीक है, फ्लक्स का जो वेरिएशन है वो कुछ कोसाइन फंक्शन की तरह आ रहा था। ठीक है, और और करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड का जो वेरिएशन था कुछ इस तरह का आ रहा था, साइन साइन फंक्शन की तरह आ रहा था। ठीक है, ये एक साइकिल ही मैंने ड्रॉ किया है। अगर हम कंटिन्यूअसली, ठीक है, सर्कुलेट करते जाएंगे, मतलब कंटिन्यूअसली हम अपने कंडक्टिंग कॉइल को रोटेट करते जाएंगे, तो रोटेट करने की वजह से, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करें तो ये फाई वर्सेस टाइम है और ये ईएमएफ वर्सेस टाइम है। तो कंटिन्यूअसली रोटेट करने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो बिल्कुल साइनसॉइडल इन नेचर होगी, बिल्कुल साइनसॉइडल शेप का वोल्टेज जनरेट होगा। ठीक है, और इसको हम यूज करके किसी भी डिवाइस के अक्रॉस, किसी भी, ठीक है, एपरेटस के अक्रॉस हम बिल्कुल साइनसॉइडल वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो साइनसॉइडल अगर वोल्टेज साइनसॉइडली वैरी कर रहा है तो हम वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कितना है और वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, तो वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड आया था, ये वैल्यू आई थी ओमेगा टी के इक्वल। ठीक है, इसमें मैं फिर से लिख देता हूँ। जो ई नॉट है इसकी वैल्यू कितनी आई थी, एन बी ए ओमेगा। ठीक है, तो वोल्टेज का जो साइनसॉइडल वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड है या साइनसॉइडल ईएमएफ का जो एम्पलीट्यूड है वो एन बी ए ओमेगा के इक्वल है। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी भी जितना ज्यादा रखेंगे, जितनी तेजी से रोटेट करेंगे उतना ज्यादा वोल्टेज का एम्पलीट्यूड आएगा। ठीक है, तो यहाँ इंडिया में जो स्टैंडर्ड है वो 220 वोल्ट है ना। ये वाला जो पार्ट है ये 220 वोल्ट के अराउंड होगा, जो हमारे हाउस होल्ड में आता है। ठीक है, ऑब्वियसली जो कि पावर स्टेशन में वोल्टेज, एसी वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड कुछ ज्यादा होगा। फिर ट्रांसफॉर्मर्स यूज करके, ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू एक बार पावर स्टेशन पे उसको हम डाउन करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमारा पावर ग्रिड का जहाँ पर यूनिट होगा वहां पे एक बार फिर से उसको स्टेप डाउन करते हैं। 11,000 होता है, फिर 440 पर आता है, फिर उसको हम लोग हाउस होल्ड में 220 वोल्ट पर लाते हैं। सप्लाई करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज यूज करते हैं, 11,000 वोल्ट। ठीक है, तक हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप करके ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू सप्लाई करते हैं। और उसका रीजन यही होता है कि उसमें करंट को मिनिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, वोल्टेज बढ़ाते हैं, करंट कम हो जाता है ट्रांसफार्मर को यूज करके, क्योंकि ट्रांसफार्मर को यूज करके हम एनर्जी नहीं, ठीक है, बढ़ा या कम कर सकते हैं। एनर्जी फिक्स रहती है, यानी पावर फिक्स रहता है, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट फिक्स रहता है। तो करंट की वैल्यू कम करने के लिए हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं और ट्रांसमिशन लॉ, इससे ट्रांसमिशन लाइंस में ट्रांसमिशन लॉस काफी मिनिमाइज हो जाता है। एनीवे, ये जो ओमेगा है ना, ये साइनसॉइडल वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी होती है और ये उतनी होती है जितनी की एंगुलर वेलोसिटी से हम कॉइल को रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी जिससे कि हम कॉइल को रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये फिक्स होता है, हर कंट्री का अपना ये स्टैंडर्ड होता है। तो ये यूके में, इंडिया में ये 50 हर्ट्ज होता है, लेकिन यूएस में जो स्टैंडर्ड है वहाँ पे 60 हर्ट्ज है। और यूएस में जो, ठीक है, पीक वोल्टेज है वो भी 220
अच्छा मैंने ये 220 वोल्ट लिख दिया, सॉरी। पीक वोल्टेज होती है 220 वोल्ट, आरएमएस वैल्यू होती है। आरएमएस वैल्यू क्या होती है एसी एसी वोल्टेज के लिए, पीक वोल्टेज क्या होती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब आरएमएस एवरेज पीक। तो ये वाली जो वैल्यू है पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू की वैल्यू होती है 315, ठीक है। और यूएस में आरएमएस वैल्यू होती है, ये 220 है, और यूएस में आरएमएस वैल्यू होती है 110, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आरएमएस वैल्यू होगी वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जितनी भी आ जाएगी तो तुम क्या, वो कितनी आएगी, ये 150 है तो ये 157.5, ठीक, ऐसे ही कुछ आएगी। एनीवे हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि किसी भी कंट्री का जो सप्लाई होता है, सप्लाई के अकॉर्डिंग ही अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं जो कि पहले तो ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनमें फ्रीक्वेंसी का कोई यूज नहीं होता, जैसे हीटर है, नॉर्मल हीटिंग कॉइल है, ठीक है। तो उसमें यह बल्ब है, नॉर्मल बल्ब जो होता है, ठीक है। नॉर्मल जो पहले ये इलेक्ट्रिक बल्ब यूज, टंगस्टन फिलामेंट वाला जो बल्ब होता था, ठीक है। तो उसका प्रिंसिपल होता है कि इसका जो फिलामेंट है ना वो हीट होता है, उसका टेम्परेचर पर जब जब बहुत ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा बढ़ता है, ठीक है, तो उस हाई टेम्परेचर पर बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो फिलामेंट एमिट करता है वो विजिबल रेंज में आ जाती है, ठीक है। यही तो हम इसको बस फिलामेंट को हम हीट करना चाहते हैं, तो हीट कैसे करते हैं, इसके अक्रॉस जब करंट फ्लो करता है आई स्क्वायर आर हीट एनर्जी डिसिपेट होती है। जब बहुत ज्यादा हीट एनर्जी, ठीक है, डिसिपेट होती है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी में इस एलिमेंट के अक्रॉस डिसिपेट होती है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है धीरे धीरे, और टेम्परेचर जब एक लिमिट से ज़्यादा आता है तो ये विजिबल लाइट भी एमिट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम बोलोगे कि यहाँ पे मतलब अगर डीसी है वो तो समझ में आ रहा है, एसी में तो एक बार, ठीक है, एक बार मान लो एसी वोल्टेज कुछ ऐसा आ रहा है इस तरह से, ठीक है। इसकी पीक वैल्यू में समझाने के लिए कह रहा हूँ, या इसको ले लेते हैं, ये 315 ही है, -315। तो जो वोल्टेज इस बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है, कभी कभी वो जीरो भी है, ठीक है, कभी कभी वो मैक्सिमम भी है, ठीक है, 300, कभी फिर जीरो हो जा रहा है, फिर मिनिमम हो गया 100 हो रहा है, 200 हो रहा है, 315 हो रहा है, ऑपोजिट सेंस में। तो वोल्टेज की वैल्यू कंटिन्यूअसली वैरी कर रही है, तो तुम सोचोगे कि बल्ब को ऑन ऑफ होना चाहिए था, ठीक है। ऑन ऑफ होता है, करंट ऑन ऑफ होता है, लेकिन लेकिन करंट चाहे इधर फ्लो करे या इधर फ्लो करे, उसमें हीट तो वैसे ही डिसिपेट होगी ना, तो ये फिलामेंट गर्म हो जाता है, गर्म होने की वजह से एमिट करता है। इन बहुत सारे और ऐसे भी डिवाइसेस होते हैं जैसे कि फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होते हैं, तो वहां पे जितनी बार ये करंट ऑन ऑफ होगा, एक साइकिल में 2 बार ऑफ होगा करंट, ठीक है। तो जितनी बार ऑन ऑफ होगा, अगर फ्रीक्वेंसी मान लो 50 हर्ट्ज है तो 100 टाइम्स ऑन ऑफ होगा एक सेकेंड में, ठीक है। तो हमारी आंखों की लिमिटेशन है, तो हम हम इतने शॉर्ट इंटरवल को हम लोग आंखों से सेंस नहीं कर पाते हैं, तो वो हमें जो लगता है कि कंटिन्यूअसली ग्लो कर रहा है या उसकी एवरेज लाइट हमें दिखती है, ठीक है। या कुछ स्ट्रोबोस्कोप्स होते हैं, वो भी ऐसे ऑन ऑफ हो रहे होते हैं, तो उसकी लाइट का जो इंटरवल है वो ज्यादा गैप पे, अगर वो ज्यादा देर के लिए ऑन ऑफ हो रहे हैं तो वो तुम्हें विजुअलाइज भी हो सकता है। हाँ, तो अब मैं कह रहा हूँ कि मान लो तुमने यहाँ पे इंडिया में कोई कोई ऐसा ऐसी मशीन खरीदी जो कि जो कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। मेरे कहने का मतलब बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिसके लिए फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करती है, जैसे ये जितने भी हीटिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है, या फिर जो भी लैपटॉप चार्जर्स वगैरह हैं, तो ये तो एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट करता है फिर उसको यूज करता है, ठीक है। तो उसके एसी होने का कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं है, ठीक है, इन डिवाइसेस के लिए जो कि डीसी यूज करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी डिवाइसेस होते हैं जो कि
पूरी तरह से सप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, लॉक्ड होते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करेंगे। ठीक, अगर सप्लाई हमें पता है 50 हर्ट्ज आनी है तो उसी के हिसाब से हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स बनाते हैं। तो बहुत सारे मोटर्स हैं जो 3 फेज एसी मोटर्स होते हैं, या बहुत सारे क्लॉक्स होते हैं, वो पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड होते हैं फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ इंडिया में कोई क्लॉक खरीदा, ठीक है, ऐसा क्लॉक खरीदा है जो कि एसी पर काम करता है, या उससे अच्छा चलो टेप रिकॉर्डर लेते हैं, और बहुत सारे मतलब एसी टेप रिकॉर्डर्स बहुत सारे डीसी पर काम करते हैं। जो एसी टेप रिकॉर्डर्स होते हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ लॉक्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर तुम इसी टेप रिकॉर्डर को तुम, ठीक है, कहाँ ले जाओगे, यूएस ले जाओगे, वहाँ पे 60 हर्ट्ज। तो अब इस टेप रिकॉर्डर को अगर रन करोगे ना, तो पहली प्रॉब्लम क्या आएगी पता है? पहली प्रॉब्लम ये आएगी कि, ठीक है, पहले तो तुम बोलोगे कि यहाँ पे जो वोल्टेज सप्लाई है ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो ऑब्वियसली हर डिवाइस के लिए वोल्टेज की भी रेंज होती है ना, उसी रेंज पे वो डिवाइस काम करता है। तो अगर ये 212 के लिए बनाया है तो ये यूएस में काम नहीं करेगा, तो तुम क्या कर सकते हो, ट्रांसफार्मर यूज करके स्टेप अप कर दिया, तो वोल्टेज का तो इशू नहीं है, वोल्टेज तो तुम सप्लाई कर दोगे जितना चाहिए इस एसी टेप रिकॉर्डर को। लेकिन फ्रीक्वेंसी का क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, तुम रन करोगे ना, 212 वोल्टेज तो दिया, लेकिन फ्रीक्वेंसी जैसे 60 हर्ट्ज होगी ना, तो ये उस तरह से जैसे फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलता है उस तरह से चलने लगेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भी, ठीक है, मैटर करता है अगर तुम कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हो तो, जो कि एसी वोल्टेज यूज करता है। ठीक है, हाँ, और ये तो बता दिया तुम्हें कि इसका जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, साइनसॉइडल वोल्टेज जो हमने जनरेट किया है, उस साइनसॉइडल वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल है। लेकिन इस तरह का साइनसॉइडल वोल्टेज तभी आएगा जब हम अपने कॉइल को बिल्कुल 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, अगर हम अपने कॉइल को 0 डिग्री से स्टार्ट नहीं करेंगे, मान लो स्टार्टिंग में हमारे कॉइल की जो पोजीशन है या एरिया वेक्टर की जो पोजीशन है वो 0 डिग्री पर नहीं है, तो उस टाइम में फ्लक्स और ईएमएफ कितना आएगा गेस कर सकते हो? ठीक है, मैंने तो बोला कि टी टाइम के बाद ये जो एरिया वेक्टर है ना, वो ओमेगा टी पर आएगा। ठीक है, मैं 1 मिनट ऊपर देख रहा हूँ तुम्हारा पॉइंट। ये वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और स्टार्टिंग में लेटेस्ट से एरिया वेक्टर जो है ना किसी इनिशियल फेज 5 पर है। ठीक, अब इसमें कंफ्यूजन होगा तो इसको मैं थीटा नॉट कर देता हूँ। मान लो ये इनिशियल फेज है, ठीक, टी टाइम के बाद जो एरिया वेक्टर है ना वो कहाँ पर पहुंच गया है? हम फ्लक्स की वैल्यू बोलेंगे बी डॉट ए, ये बी ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट। ठीक है, तो जनरल एक्सप्रेशन जो फ्लक्स का होगा वो ऐसा होगा, और इसको डिफरेंशिएट करके जो ईएमएफ की वैल्यू आएगी वो एन, यहाँ पे एन भी रख देते हैं एन टेंस के लिए, एन बी ए ओमेगा, लेकिन साइन ओमेगा टी नहीं होगा, ओमेगा टी प्लस, ठीक है, थीटा नॉट होगा। थीटा नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल फेज को। ठीक है, तो अगर जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो साइनसॉइडल वोल्टेज जो कॉइल को हम जनरेट करके प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ इनिशियल फेज होगा, और इनिशियल फेज यही बताएगा कि वोल्टेज स्टार्ट कहाँ से हुआ है। ठीक है, और एक्चुअली ये एंगल वोल्टेज के एक्सप्रेशन में जो ये एंगल आ रहा है वो इनिशियल एंगुलर पोजीशन है कॉइल। ठीक है, तो ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी को तो हम मेंटेन करते चलते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में वो कॉइल की पोजीशन क्या थी वो हमें कैसे पता चलेगी? कि वो तो कहीं पर भी हो सकती है, तो कुछ ना कुछ फेज आएगा, इनिशियल फेज कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी। ठीक है, तो हम इस तरह के पावर प्लांट को यूज करके एसी वोल्टेज जनरेट करते हैं, और अभी के टाइम में यही जो एसी सोर्स मतलब एसी सप्लाई है, इसी को यूज करके हम पूरे कंट्री में हर जगह इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फैराडे की ये पता नहीं ये सही है कि नहीं, मोस्ट प्रोबेबली ये जो स्टोरी है ये गलती होगी। लोग बताते हैं कि ये निकोला टेस्ला वो
अच्छा, ये दोनों के लिए कहानी बताते हैं। फैराडे से पूछा गया कि ये जो तुम इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ भी गया तो उससे क्या हो जाएगा। उसने अपना एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन किया, वहां पे मैग्नेट्स को रखा और कॉइल को रोटेट किया, या कॉइल को, ठीक है, कॉइल के क्रॉस फ्लक्स को चेंज करा करके उसमें करंट डिस्प्ले किया। ठीक है, लोगों ने बोला ठीक है, अच्छी बात है, मैग्नेट भी मूव करा है, कॉइल के अंदर करंट भी आ गया, लेकिन इस करंट ये आ भी गया तो क्या हो गया। तो उसने बोला कि एक दिन तुम इस प्रिंसिपल पर टैक्स लगाओगे। ठीक है, तो मतलब उसका कहने का मतलब था कि एक दिन ये जो प्रिंसिपल है वो इकोनॉमी रन करेगी कंप्लीट पूरे कंट्री की। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होता तो फिर ये पावर प्लांट्स नहीं होते, और इलेक्ट्रिसिटी को हम जिस तरह से आज यूज कर रहे हैं वो नहीं यूज कर पाते। ठीक है, तो इसमें मुझे इतना ही बताना था। मतलब इसमें देखो, इसका डेरिवेशन, और डेरिवेशन के बाद ये जो ईएमएफ का एक्सप्रेशन आ रहा है, ये तो तुम्हें पता है, ये निकालना बहुत आसान है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हर एक टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से पता। ये 5 फ्लक्स नहीं यहाँ पर रिप्रेजेंट लिखा है, ये इनिशियल फेज है। ठीक है, हर एक टर्म क्या रिप्रेजेंट करे ये अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा फिर से याद दिला देता हूँ, किसी भी लूप के अराउंड ईएमएफ का मतलब होता है यूनिट चार्ज को सर्कुलेट करने का वर्क डन, और यूनिट चार्ज को सर्कुलेट करने के लिए, ठीक है, आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होती है या मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अगर हमें पता लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लूप में ईएमएफ कितना आएगा, ठीक, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लूप में ईएमएफ कितना आएगा, तो हम मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का कंप्लीट लूप के अराउंड वर्क डन निकालेंगे या लाइन इंटीग्रल निकालेंगे। ठीक है, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू जितनी भी आएगी, ठीक, वही उस लूप के अराउंड ईएमएफ कहलाएगी। सिंपल है। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है। हाँ, और ये पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ कि फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड एरिया एंगल को चेंज करके आता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस फैराडेज लॉ में हमने डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्टिंग में हम सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा था ज्यादातर केसेस में। यहाँ पर ईएमएफ आने का रीजन क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ईएमएफ आती है, और यहाँ पे ईएमएफ कौन लाता है, एरिया या थीटा का मतलब है लूप मूविंग है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होती है, और यहाँ पे, ठीक है, लूप के मोशन की वजह से ईएमएफ आता है, इसलिए इसको मोशनल ईएमएफ भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए मोशनल ईएमएफ पर ही सारा डिस्कशन करेंगे। मोशनल ईएमएफ, ठीक है, मोशनल ईएमएफ का मतलब है कि लूप, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वैरी नहीं कर रही है, लूप मूविंग है। ठीक है, लूप के मूवमेंट की वजह से भी फ्लक्स चेंज करेगा, ईएमएफ आएगा। ईएमएफ कितना आएगा, तो फैराडेज लॉ से भी निकाल सकते हो या ईएमएफ की डेफिनेशन से भी निकाल सकते हो। ठीक है, इंटीग्रल ई प्लस वी क्रॉस बी डॉट डी एल। ठीक है, एक सेकेंड, तुम्हारे क्वेश्चंस क्या क्या है। ऐसा नहीं है पावर प्लांट्स में एसी को डीसी में कन्वर्ट कर फिर फ्रीक्वेंसी का नहीं, एसी तो पावर प्लांट्स में हम लोग एसी प्रोड्यूस ही इस तरह इसलिए करते हैं कि एसी का जो ट्रांसमिशन है वो आसान है। एसी के ट्रांसमिशन की वजह से लॉसेस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि एसी के लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स है। ट्रांसफॉर्मर्स सिर्फ एसी में काम कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स को यूज करके हम वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ऐसा डीसी के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक, एसी में हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं। तो पावर प्लांट पे जो भी वोल्टेज करंट जनरेट होता है, तो हम लोग करंट को बिल्कुल मिनिमम लीस्ट कर देते हैं और वोल्टेज को जितना मैक्सिमम हो सकता है बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है वो बिल्कुल हाई, वेरी हाई वोल्टेज लाइंस होती है। ठीक है, तो उसके बाद पास भी जाओगे ना तो उड़ के चिपक जाओगे और 1 सेकेंड में बिल्कुल फ्राई हो जाओगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस एक्सीडेंट्स तुम लोगों ने सुने ही होंगे।
तो वो बहुत हाई वोल्टेज पे सेंड करते हैं। और सेंड करने का मुझे किसी ने पूछा था कि ट्रांसमिशन लाइंस को हम लोग इंसुलेटर क्यों नहीं लगा देते। एक तो वहाँ उसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा है कि जैसे हम लोग घर में जो वायर्स होती है ना, उसको इंसुलेशन कर देते हैं सेफ्टी के लिए, लेकिन ट्रांसमिशन लाइंस को क्यों ओपन रखते हैं। तो उसका रीज़न ऑब्वियस है, वो तो तुम ही लोगों को बताना चाहिए। एक तो वोल्टेज ज़्यादा है तो उसके लिए इंसुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, लेकिन इंसुलेशन करना पॉसिबल भी नहीं है। बहुत जगह हम करते भी हैं, सिटीज़ के अंदर कई जगह पर जो एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसको हम अंडरग्राउंड करते हैं। और और लेकिन जो मेन मतलब पूरी कंट्री में ये पूरा नेटवर्क बिछाना है तो हमारा जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वो नेसेसरी भी नहीं है कि हम लोग उसकी फेंसिंग करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और वहाँ पे बैनर्स वगैरह लगा देते हैं कि वहाँ उधर मत जाओ। लेकिन थ्रू आउट, ठीक है, हर जगह पर वो वायर को इंसुलेट करना वो काफ़ी कॉस्टली होगा। ये बर्ड्स को क्यों नहीं करंट लगता है, क्योंकि क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, एक ठीक है कोई डॉक्टर घोष नाम था या क्या पता नहीं मुझे, ठीक है, मेरे टीचर ने बताया था कि उनके सामने एक्सपेरिमेंट किया। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शायद आईआईटी खड़गपुर थे या कानपुर थे, मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने क्या किया ना, ये बहुत हाई वोल्टेज सप्लाई लिया, ठीक है, और उसको क्या किया ना, और वो ये जो वायर्स है ना इसमें बिल्कुल हाई वोल्टेज करंट पास हुआ था, ठीक है, मतलब इसमें हाई वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा था। तो वो प्रोफेसर ने क्या किया कि इसको बिल्कुल हाथ से ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, लड़के सब जितने थे वो बिल्कुल शॉक्ड हो गए, ठीक है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसने बहुत ही हाई इंसुलेशन शूज पहने हुए थे। डेमोन्स्ट्रेट ये करना था कि वोल्टेज से कुछ नहीं होता, वोल्टेज डिफरेंस मैटर करता है, ठीक है। अगर ये अपना दूसरा हाथ ग्राउंड पे लगा देंगे तो 1 सेकेंड में, ठीक है, फ्राइड, ठीक। वोल्टेज डिफरेंस आना चाहिए, वोल्टेज डिफरेंस मैटर करता है। वोल्टेज डिफरेंस की वजह से ही करंट और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है इलेक्ट्रोक्यूशन की वो होगी, ठीक है। वोल्टेज डिफरेंस आएगा, करंट आएगा, तो करंट की वजह से, बहुत ज़्यादा करंट की वजह से, बॉडी की रेजिस्टेंस की वजह से, हीट होने की वजह से फ्राइंग हो सकती है। और दूसरा कि तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा इमीडिएटली अफेक्ट होगा, ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम अफेक्ट होगा। ओके ओके ओके, और तो कोई डाउट नहीं है तुम लोगों का। और क्या है, नेशनल, हाँ वो करेंट वॉर, ये आशिक बता रहा है कि वो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे है, तो उसको तुम लोग देख सकते हो अगर टाइम मिले तो। उतना भी जरूरी नहीं कि पढ़ाई छोड़ करके देखो। बर्ड्स में क्यों करंट नहीं लगता है, वो इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि उसके जो दोनों एंड्स है ना, अगर जैसे तुम भी अगर लटक जाओगे ना ट्रांसमिशन वायर को पकड़ करके तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम ग्राउंड पे टच हो या दोनों वायर्स के बीच दोनों हाथ से पकड़ ले तो तुम्हारे अंदर से करंट जाएगा। या फिर तुम इस तरह से कर दो, मान लो मतलब किसी तरह से तुम्हारी बॉडी में वोल्टेज डिफरेंस आना चाहिए, ठीक। अगर नहीं आएगा तब तक बचे हो, अगर आ गया तो फिर ठीक, फिर कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। ठीक है, तो हम लोग अपना, फिर अगर हम एक ही वायर पे लटक गए, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक, ट्राई कर सकते हो तो। ठीक है, इमोशनल ईएमएफ अगर हवा में हो तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अगर, ठीक है, कहीं और से भी तुम्हारे किसी बॉडी के किसी पॉइंट का वोल्टेज अगर अलग हो जाता है, वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं इमोशनल ईएमएफ। और ठीक है, लेटेस्ट से यहाँ पे हर जगह पर बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, ठीक है। और लेटेस्ट से हमारे पास ये जो पिछला वाला हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पर, ठीक है, ये लूप है, इसको हम ठीक किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से एंटर कराते हैं। तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसके अंदर के जो चार्जेस है ना उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो चार्जेस यहाँ पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वी क्रॉस भी इधर की तरफ है।
और नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होते हैं। तो वायर के अंदर अगर हम देखते हैं तो साइमल्टेनियसली, ठीक, इसके अंदर, ठीक है, स्टार्टिंग में सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो सोर्स है, वो रीजन है कि हमारे लूप में ईएमएफ एग्जिस्ट कर रहा है, वो रीजन है जिसकी वजह से चार्जेस सर्कुलेट एक्चुअली करेंगे। ठीक है, कंप्लीट लूप में सर्कुलेट कराने के लिए नॉन कंजर्वेटिव मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, तो पहले तो एक भी चार्ज नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्जेस एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करेंगे, और अब ये जो चार्जेस हैं ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे वायर के अंदर, इस रॉड के अंदर। तब तक चार्जेस एक्यूमुलेट होते रहेंगे एंड्स पर, जब तक कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस नहीं हो जाए, ये डिस्कस कर चुके हैं। और इसी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये जो स्टैटिक चार्जेस आए ना, ये अब नया कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो स्टैटिक चार्जेस की वजह से कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फोर्स, कंजर्वेटिव फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये क्या करेगा ना, चार्जेस को बाहर इस पार्ट से ऐसे सर्कुलेट कराएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो चार्जेस को इस पार्ट से सर्कुलेट कराएगी। तो चार्जेस ऐसे सर्कुलेट करके पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे आने लगेंगे, चार्जेस कम होने लगेंगे। लेकिन जितना भी चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा उसको मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव से पॉजिटिव पहुंचा देगा। तो ये बैटरी के केमिकल फोर्स की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ना, ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज की वजह से कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस को सर्कुलेट करके पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पर ला रही है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से और कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के पास हम एक वोल्टेज भी डिफाइन कर सकते हैं। ये हायर वोल्टेज पर होगा और ये लोअर वोल्टेज पर होगा। ठीक है, जब तक हम लूप को ऐसे मूव करा रहे हैं और लूप का एक ही एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर किया है, तो हम इस रॉड के एंड्स पर वोल्टेज डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में यही जो इससे पहले 1-2 दिन पहले जो क्लास ली थी, जिसमें कि पूरा कंप्लीट थ्योरेटिकल डिस्कशन हुआ था, वहां पे यही बताया था कि ईएमएफ तो इस नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से आता है, और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से हम वोल्टेज नहीं डिफाइन करते हैं। वोल्टेज ईएमएफ बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, लेकिन इस नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से, मतलब मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, यहाँ पे चार्जेस जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, हाँ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस कर, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये जो कंजर्वेटिव फील्ड है, यही चार्जेस को हायर से लोअर ला रही है, और लोअर से हायर ये मैग्नेटिक फोर्स पहुंचा रहा है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ क्योंकि बाहर कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, तो हम रॉड के एंड्स पे स्टैटिक चार्जेस की वजह से हम रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बाहर, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है हर जगह पर, तो इस पॉइंट के बीच में इस पॉइंट का कुछ ना कुछ यूनिक पोटेंशियल होगा, और रॉड के एंड्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस लूप में ईएमएफ के इक्वली आएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जितना ईएमएफ होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये सब बैटरी वाले केस में डिटेल में डिस्कस किया है। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी तो हमारे पास एक कंप्लीट लूप थी, लेकिन अगर लूप नहीं हो और सिर्फ हमारे पास एक रॉड भी हो, ठीक है, रॉड को अगर हम किसी वेलोसिटी से, लेट अस से अभी कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्रैग कर रहे हैं, तो इसके अंदर चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये चार्जेस एंड पॉइंट्स पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड भी सेटअप होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रॉड के अक्रॉस एक वोल्टेज डिफरेंस भी आएगा, और ये रॉड बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगी जैसी बैटरी बिहेव करती है। अभी तो इसके अक्रॉस लूप इनकम्प्लीट है, तो करंट नहीं फ्लो करेगा, लेकिन जैसे ही इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे, तो उसके इस कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस एक करंट भी फ्लो करेगा। ठीक है, इस रॉड के ईएमएफ के अकॉर्डिंग या वोल्टेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग। तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस रॉड के एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ कितना आएगा।
कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अगर हम रॉड को मैग्नेटिक कंडक्टिंग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ड्रैग कर रहे हैं तो इस रॉड के ऊपर कितना ईएमएफ आएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अभी पढ़ा ना, ईएमएफ की डेफिनेशन है, तो ईएमएफ की डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट चार्ज का लाइन इंटीग्रल। ठीक है, ईएमएफ की डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और फोर्स पर यूनिट चार्ज का मतलब है डॉट डी एल इंटीग्रल। ठीक है, तो ठीक है, ये ईएमएफ होगा। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर तुम कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इंक्लूड कर लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो लाइन इंटीग्रल हो वो हमेशा जीरो हो। ठीक है, तो एनीवे जो इस मूविंग रॉड के अक्रॉस ईएमएफ आएगा वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आएगा, और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ईएमएफ आएगा V क्रॉस B डॉट डी। ठीक है, तो हमें जिन दो पॉइंट्स के बीच में ईएमएफ कैलकुलेट करना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करके जाएंगे और मैग्नेटिक फोर्स का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। तो लाइन इंटीग्रल की जो भी वैल्यू होगी वही इस रॉड के अक्रॉस ईएमएफ की वैल्यू होगी। ठीक है, या वोल्टेज डिफरेंस की वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैं दो काम कर सकता हूँ। एक तो ऐसा करूँ कि पहले एक स्ट्रेट रॉड के लिए एक स्ट्रेट रॉड हम ले रहे हैं और रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा करके रॉड के अक्रॉस कितना ईएमएफ डेवलप हुआ कैलकुलेट कर, एक ये तरीका है। तो मैं ये वाला ये कर सकता हूँ, लेकिन इसके बाद मुझे जनरल केस के लिए ईएमएफ निकालना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं एक बार में ही ना किसी जनरल केस के लिए डायरेक्टली ईएमएफ कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक रॉड है, किसी भी इरेगुलर शेप की रॉड है। ठीक है, और उस रॉड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये इंपॉर्टेंट है, हम किसी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की अभी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, ट्रांसलेट कराते हुए, ट्रांसलेटिंग विथ सम कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी ट्रांसलेट कराते हुए लेकर के जा रहे हैं, और हम पता करना चाहते हैं, लेट अस से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ अंदर की तरफ है, और मैं कह रहा हूँ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और कोई भी किसी भी तरह इरेगुलर शेप का रॉड है, ये मान लो इरेगुलर शेप का ऐसा रॉड है। ठीक है, इसको हम किसी भी डायरेक्शन में, लेट अस से इसको हम ड्रैग कर रहे हैं कुछ इधर की तरफ, किसी भी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। ऑब्वियसली जैसे ही रॉड को मूव कराएंगे ना, इसके अंदर के चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे एंड्स पर, और चार्जेस के एक्यूमुलेट होने की वजह से इस रॉड के अक्रॉस एक ईएमएफ जनरेट होगा। ये रॉड भी बिहेव करेगी एक बैटरी की तरह, इसको अगर किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो होगा। ठीक, तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस इरेगुलर शेप की रॉड के अक्रॉस कितना टोटल ईएमएफ आएगा, या इस इरेगुलर रॉड के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना आएगा। ठीक है, तो वोल्टेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, हमें पता है कि ईएमएफ की वैल्यू होती है इंटीग्रल v क्रॉस b डॉट dl। ठीक है, ये तो पूरे लूप के लिए, ये पूरी लेंथ के लिए। लेकिन मान लो ये जो इंटीग्रल है दूसरी साइड जाएगा ना, तो ये किसी एलिमेंट के अक्रॉस कितना ईएमएफ आ रहा है, एलिमेंट के एंड्स के अक्रॉस कितना ईएमएफ आ रहा है, वो तुम ऐसे लिख सकते हो v क्रॉस b डॉट dl। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नया फॉर्मूला नहीं यूज कर रहा हूँ, ईएमएफ की डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ जो कि हमने कुछ दिनों पहले डिटेल में डिस्कस किया। मैं कह रहा हूँ मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हर जगह इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, और ये कुछ वायर है हमारी, और लेटेस्ट से ये ना लेटेस्ट से हम इसको इधर की तरफ कुछ इधर की तरफ कुछ इधर की तरफ मान लो, ऐसे की तरफ किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में
या एक काम करते हैं, मैं मोस्ट जनरल केस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग है, और मान लो किसी इंस्टेंट पे रॉड को ना कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक, इस डायरेक्शन में मान लो ऐसे मूव करा रहे थे, ठीक है, तो क्या होगा, तो इस रॉड के अक्रॉस कितना ईएमएफ आएगा, तो हम एलिमेंट बाय एलिमेंट एक एक करके हर एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सबसे पहला एलिमेंट देखो, ईडीएल, ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, इस रॉड के अक्रॉस अगर ईएमएफ कैलकुलेट करनी है तो उस एलिमेंट के लिए वी क्रॉस बी यानी मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करो, और उसका वर्क डन, उसका डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ लो। ठीक, ये काम हम लोग पहले कर चुके हैं, तुम्हें याद होगा वोल्टेज, मान लो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में अगर वोल्टेज डिफरेंस निकालना होता था, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो हम बोलते थे कि ए से बी किसी भी पाथ को फॉलो करके जाओ, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालो, ठीक है, ये ए और बी के बीच का वोल्टेज डिफरेंस होगा, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वोल्टेज डिफरेंस लाने के लिए, ईएमएफ लाने के लिए, ठीक है, तो अब हमें मैग्नेटिक फोर्स देखना पड़ेगा, ठीक है, एक एक करके तुम मैग्नेटिक फोर्स देखोगे, तो बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का मतलब है वी की डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो वी क्रॉस बी जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कुछ ऐसे एक्ट करे इधर की तरफ, है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स कुछ ऐसे है, डॉट प्रोडक्ट लिया, ठीक, उसके बाद फिर अगले एलिमेंट के लिए देखा, मान लो अगला एलिमेंट यहाँ पर है, ठीक है, तो वी क्रॉस बी इधर की तरफ है, इसका डॉट प्रोडक्ट लिया, ठीक है, फिर उसके बाद अगला एलिमेंट इधर की तरफ है, तो वी क्रॉस बी कुछ इधर की तरफ है, ठीक है, तो एक एक करके ना हर एक एलिमेंट पे वी क्रॉस बी डॉट डी एल, वी क्रॉस बी डॉट डी एल, वी क्रॉस बी डॉट डी एल, हर एक एलिमेंट के लिए ये लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट किया, किसी एलिमेंट के लिए v क्रॉस बी डॉट डीएल करते हैं तो उस एलिमेंट के अक्रॉस कितना वोल्टेज है ये पता चलता है। मैं इंटरचेंजेबली ईएमएफ और वोल्टेज को बार बार यूज कर रहा हूँ, लेकिन दोनों सेम नहीं है, उनकी वैल्यूज यहाँ पर सेम है, तो आसानी से समझने के लिए मैं यहाँ पे वोल्टेज बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, वो वहाँ पे v क्रॉस बी और डीएल देखा, किसी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज देखना है तो वहाँ पे v क्रॉस बी फोर्स देखो और उसका लाइन इंटीग्रल लो डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, तो हर एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज वोल्टेज वोल्टेज, तो तुम्हें पूरी लेंथ के अक्रॉस वोल्टेज पता चल जाएगा, और पूरे लेंथ के अक्रॉस टोटल ईएमएफ वोल्टेज की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है, तो किसी भी तरह की वायर है ना तो हमें यही करना है, हर एलिमेंट के अक्रॉस ईएमएफ निकाल करके, और किसी एलिमेंट के अक्रॉस ईएमएफ क्या होता है ये रिजल्ट याद रखना, तो वो और कुछ नहीं होगा, v क्रॉस बी डॉट डीएल की इक्वल होगा, ठीक है, वैसा ही ई डॉट डीएल जैसा है, लेकिन अब ई का रोल यहाँ पे v क्रॉस बी कर रहा है, ठीक है, तो कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे माइन्यूट पॉइंट्स हैं, क्योंकि हालांकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी सारे पॉइंट्स यहाँ पे बोले हैं, अगर तुमने क्लास सारी अटेंड की है तो हर पॉइंट रिलेट होगा, कनेक्ट होगा, किसी पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स एक बार में आते हैं तो थोड़ी बहुत तुम्हें, ठीक है, लग सकता है कि हम ईएमएफ किसको कह रहे हैं, वोल्टेज किसको कह रहे हैं, है ना, ईएमएफ कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, वोल्टेज कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अभी की थ्योरी के लिए बस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमने इतना तो समझ लिया है कि किसी भी डीएल एलिमेंट के अक्रॉस, ये करंट कैरिंग एलिमेंट नहीं है, ये बस ये जो कंडक्टिंग वायर है ना उसका डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट है, उसके अलॉन्ग हम ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करने में हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ठीक है, तो किसी भी वायर के किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस कितना ईएमएफ आएगा वहां पे तुम कैलकुलेट करो v क्रॉस बी कितना है, और इस v क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट डीएल के साथ लो, तो ये जो भी वैल्यू होगी वो इस एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली अब किसी भी जनरल केस में आ जाता हूँ, और जनरल केस इतना भी जनरल नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल केस टाइप का ही है, ठीक है, वायर किसी भी इरेगुलर शेप की है, ठीक है, वायर कैसी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हम लोग इस वायर को पॉइंट नंबर 1 यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ही डिस्प्लेस करा रहे हैं, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ही इस वायर को ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 कि हम इस वायर को ना इस तरह से ड्रैग कर रहे हैं कि वायर के पास कोई रोटेशन नहीं आ रहा, एक तरीका है कि तुम इसको इधर रोटेट कर, इसको रोटेट करेगी तब भी हर एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, और कोई भी कंडक्टिंग एलिमेंट
मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो बैटरी होती है, उसके पास वोल्टेज आता है। किसी भी कंडक्टिंग एलिमेंट को तुम मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कराते हो तो वो एलिमेंट नहीं रह जाता, वो बैटरी होती है, उसके पास कुछ वोल्टेज होता है। कितना होता है? V क्रॉस B डॉट dl के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इस यहाँ पर बता रहे कि वायर किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन इस वायर को बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और सिर्फ ट्रांसलेट करते हुए कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्रैग किया जा रहा है। ठीक, ट्रांसलेट कराते हुए कांस्टेंट, इसको रोटेट नहीं करा रहे। ठीक, लेट अस से ये कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्रैग कर रहे हैं। ठीक है, ये इसमें राइटिंग इतनी खराब होती है। अब मैं उस वाले तुम लोगों के पास जो ये टीम्स है उस टीम्स में तुम लोग खुद से क्लास स्टार्ट नहीं कर सकते हो क्या? मतलब कोई टीम अपने से तुम लोग बना सकते हो? तुम्हारे पास जो पासवर्ड आईडी है, बताओ। नहीं बना सकते हो? ठीक है, ये ट्राई करके देखना। जो मेरे पास है उसमें मैं नहीं बना पाता हूँ। एनीवे, ठीक है, ट्रांसलेशन हो रहा है। ठीक है, अब उसमें इसमें लिखते लिखते थोड़ा इसमें बहुत ही केयरफुली पहले मैं लिख रहा था, ट्रांसलेशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस कंप्लीट रॉड के अक्रॉस टोटल ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए पहले इस रॉड के किसी एक एलिमेंट के बारे में सोचते हैं। कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, मान लो वो एलिमेंट कुछ यहाँ पर है। ठीक है, इस एलिमेंट के अक्रॉस या थोड़ा सा अलग तरीके से लेते हैं, मान लो ये एलिमेंट कुछ यहाँ पर है, ये हमारा एलिमेंट है डी है। इस एलिमेंट के अक्रॉस पहले ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं। इस एलिमेंट के अक्रॉस ईएमएफ कितना है? ठीक है, एलिमेंट के अक्रॉस ईएमएफ कितना आएगा? तो एलिमेंट के अक्रॉस ईएमएफ होता है जहां पर एलिमेंट है वहां पर, ठीक है, इस एलिमेंट की वेलोसिटी क्रॉस एलिमेंट जहां पर रखा गया है वहां की मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है। ठीक है, V क्रॉस B, इसका डॉट प्रोडक्ट लो एलिमेंट वेक्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट के साथ तुम डॉट, ये कुछ इधर आना चाहिए, ऐसे है ना, कुछ ऐसे आना चाहिए, ये V क्रॉस B है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू, ये तो एलिमेंट के अक्रॉस ईएमएफ की वैल्यू आ गई। हम कंप्लीट वायर के अक्रॉस ईएमएफ कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? हमें हर एलिमेंट के अक्रॉस ईएमएफ को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ये ओवरऑल एक्सप्रेशन तो ठीक है स्केलर क्वांटिटी ही है, लेकिन यहाँ पे अंदर के जो टर्म्स है ना वो वेक्टर्स हैं, तो इसमें कुछ वेक्टर्स के रूल्स भी शायद यूज हो सकते हैं। देखते हैं। V क्रॉस P, इससे पहले हमने एक बार बस करंट कैरिंग वायर के ऊपर जब फोर्स कैलकुलेट किया था तो वहां पे वेक्टर इंटीग्रेशन किया था। देखते हैं यहाँ पे वेक्टर इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है क्या, देखते हैं। इंटीग्रल V क्रॉस B dl। अब इसके बाद बोलते हैं कि अगर हम, दो सरप्राइजिंगली या लकीली हम कह सकते हैं कि अगर हम अपने वायर को बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ड्रैग कर रहे हैं तो हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है। यहाँ पर एलिमेंट कहीं पर भी ले, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर सेम है। और अगर अपने वायर को हम सिर्फ ट्रांसलेट कर, रोटेट नहीं करा रहे, ट्रांसलेट करा रहे, तो हर एलिमेंट की जो वेलोसिटी है ना, क्योंकि ट्रांसलेशन की ही ये प्रॉपर्टी है कि अगर बॉडी ट्रांसलेट करी तो हर एलिमेंट की वेलोसिटी बिल्कुल सेम होगी। तो एलिमेंट कहीं पर भी ले, उसकी वेलोसिटी बिल्कुल सेम होगी। तो अपने इंटीग्रल में तुम देख सकते हो फिर से ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर, ये दोनों कांस्टेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, हमारे इंटीग्रल में ये दोनों टर्म्स इस स्पेशल केस के लिए, ये पार्शियली स्पेशल केस के लिए, ये दोनों टर्म्स बिल्कुल कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। और अगर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे तो क्या होगा पता है? इन दोनों को एज सच बिना, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स हैं, डॉट भी रखना पड़ेगा ये वेक्टर इंटीग्रेशन के रूल्स यूज करके। ये दोनों कांस्टेंट वेक्टर्स इंटीग्रेशन के बाहर चले जाएंगे
और इंटीग्रल अपीयर होगा सिर्फ इंटीग्रल डीएल पर। और इंटीग्रल डीएल का मतलब क्या होगा? इंटीग्रल डीएल का क्या मतलब होगा? ये तो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। ये इरेगुलर शेप की वायर के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसकी लेंथ नहीं है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, और वेक्टर क्वांटिटी किधर है, मतलब किधर से किधर तक है, और ठीक है उसकी उसकी लेंथ कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो इनिशियल पॉइंट को देखो, फाइनल पॉइंट को देखो, इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये वेक्टर एल होगा। तो इस कर्व शेप की रॉड के लिए ईएमएफ की वैल्यू होगी v क्रॉस बी डॉट एल, ये वाली लेंथ। ठीक है, और ये इरेगुलर शेप की वायर के लिए ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है। और हम बोलते हैं ईएमएफ की वैल्यू आ रही है, ईएमएफ की जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो आ रही है v क्रॉस बी। मतलब वहां पे हमारे वायर की वेलोसिटी फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, पहले v क्रॉस बी कर लिया और उसका डॉट प्रोडक्ट लिया हमारे वायर की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। इसकी वैल्यू जो भी आए यही अपने वायर के अक्रॉस ईएमएफ की या वोल्टेज डिफरेंस की वैल्यू होगी। ठीक है, अब इस वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे? ठीक है, तो एक तरीका मैं बता देता हूँ। पहले तो जैसा ये मैंने लिखा है ना, इसी तरह से अगर मान लो एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। जो पहला वाला केस लिया था उसी को कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो बिल्कुल इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, मैं वर्किंग स्ट्रैटेजी अभी बता रहा हूँ थोड़ी देर में, लेकिन जो भी ईएमएफ की वैल्यू आई है ना, एज सच इसी को अप्लाई करके एक बार तो कम से कम वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले v क्रॉस बी करना। लेट अस से इस रॉड को ना हम बिल्कुल इधर की तरफ ड्रैग करें कांस्टेंट वेलोसिटी v से। तो पहले हमें v क्रॉस बी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो v क्रॉस बी की वैल्यू किधर की तरफ आएगी? वो लेंथ के अलोंग आएगी इस एग्जांपल में, जिसमें कि वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। v क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो लेंथ के अलोंग आएगी। ठीक है, और v क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो vb के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है जिनकी डायरेक्शन सेम है। तो अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू उनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाती है। और ये vb और ये इधर क्या है डॉट एल। तो ईएमएफ की वैल्यू स्पेशल केस में vb bvl के इक्वल हो। ठीक है, तो स्पेशल केस में ईएमएफ की वैल्यू bvl की इक्वल आ रही है, लेकिन बाकी केसेस में क्या? तो बाकी केसेस में ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है ना v क्रॉस बी डॉट एल, ये अगर तुमने कैलकुलेट कर लिया तब तो हमेशा तुम प्रॉपरली ईएमएफ पता कर पाओगे। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें और आसान तरीका बताऊंगा, टेंशन मत लो। तुम अभी चुटकियों में किसी भी डॉट के अक्रॉस ईएमएफ बता सकते हो, v क्रॉस बी डॉट डीएल, ये फाइनल सॉरी डॉट एल। ठीक है, ये ईएमएफ की फाइनल वैल्यू है ये। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको ना, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, इसको तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, अलग तीन वेक्टर लो, उनके लिए ये वैल्यू कैलकुलेट करो। अगर हम इनका ऑर्डर चेंज नहीं करते हैं तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं करती है। इसको हम लिखते हैं बी डॉट, ठीक है, एल क्रॉस फी। ठीक, इस तरह से लिखने से क्या फायदा हुआ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से लिखने से क्या फायदा हुआ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है। ठीक है, हमारी रॉड कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तो परपेंडिकुलर है, लेकिन इसमें जो वेलोसिटी है ना, मान लो किसी एंगल पर है, ये वेलोसिटी है, और लेंथ वेक्टर कौन सा वेक्टर? ये वाला वेक्टर है।
ठीक है, तो पहले हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, क्योंकि हमने जानबूझ के अभी ऐसा केस लिया जिसमें लेंथ वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर ना सेम प्लेन में है और इन दोनों के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। ठीक है, तो L क्रॉस V करोगे वो तो इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे। वेलोसिटी का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और एक पैरेलल कंपोनेंट होगा। तो हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में ना वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही आएगा। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि ये बी डॉट, ये इसका डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और एल क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड, और एल क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड होगा एल वी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हर बार तुम्हें अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग रॉड के अक्रॉस मोशनल ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो उसकी वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा रखा और वेलोसिटी का वो कंपोनेंट देखा जो लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो तुम्हें लग रहा हो ये तो तब एप्लीकेबल होगा जब रॉड की लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऑलरेडी होगी। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है रॉड का कुछ पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग हो। ठीक है, तो मैं उसको भी क्लैरिफाई कर देता हूँ। ठीक है, फाइनल मोस्ट जनरल केस में ईएमएफ की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, तुम्हें इंटीग्रेट करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उस केस में जिसमें कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ठीक है, जिसमें कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और क्या है, और ट्रांसलेट कर रही है रॉड किसी, ठीक है, ट्रांसलेट कर रही है रॉड किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से। लेटेस्ट से मैग्नेटिक फील्ड अभी इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। वो जो स्केलर, ये जो प्रोडक्ट है ना वेक्टर्स का, पहले क्रॉस लिया डॉट लिया, इसको हम बोलते हैं तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसकी फाइनल वैल्यू क्योंकि स्केलर आती है तो इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। लेकिन इसकी जो वैल्यू है ना, तुम खुद से एक बार चेक करना कि मैं जो इसकी फाइनल वैल्यू बता रहा हूँ उतनी आ रही है या नहीं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट करने की मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि हमें ईएमएफ की वैल्यू पता है ना, बी डॉट एल क्रॉस वी। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है उसकी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि हम हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जितनी भी क्वेश्चन में गिवन है ना वो एज सच लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद लेंथ पर पहले मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, फिर लेंथ लिखेंगे, फिर वेलोसिटी लिखेंगे। ठीक है, तो तुम देख सकते हो मतलब इस डॉट प्रोडक्ट में ना, ठीक है, मतलब एल क्रॉस वी और मैग्नेटिक फील्ड, एल क्रॉस वी और मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में आएंगे तभी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी। मतलब एल क्रॉस वी का वो पार्ट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ठीक है, वही कंट्रीब्यूट करेगा डॉट प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू में। तो हो सकता है कि लेंथ ना कुछ ऐसे हो, किसी एंगल पर हो सकता है कि ये एल है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो एल है ना, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। तो मैं कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वही कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यही रिस्पॉन्सिबल होगा ईएमएफ लाने में। ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से एल क्रॉस वी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आएगी। इसका अगर एल क्रॉस वी लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही आएगा, क्योंकि ये तो खुद मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। ये किसी भी वेक्टर के साथ क्रॉस होकर के ना वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चला जाएगा, तो वो इस डॉट प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम स्ट्रैटेजी समझा रहा हूँ कि सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को एज सच रखा। वेलोसिटी लेंथ अभी देखो ही मत, मैं बता रहा हूँ वेलोसिटी। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की जो भी वैल्यू वो एज सच लिख दिया। अब उसके बाद हम लेंथ पर आएंगे, और लेंथ के लिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें मैं जस्टिफाई भी कर रहा हूँ यहाँ पे, हम लेंथ का वही कंपोनेंट ईएमएफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है।
तो लेंथ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एज सच लिख दिया। अब वेलोसिटी पर आएंगे और हम देखेंगे वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। मान लो इस एग्जांपल में यू है, इस तरह से इनसाइड या आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है। अब वेलोसिटी कैसे लिखनी है पता है? वेलोसिटी के भी कंपोनेंट्स होंगे। हम देखेंगे कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के भी और इस लेंथ वेक्टर के भी, इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो लिखेंगे BLV, इस तरह से लिखेंगे। यही रॉड के अक्रॉस EMF की वैल्यू होगी सारे केसेस में। ये कहाँ से आई? इस ट्रिपल प्रोडक्ट से आया। अब इसको मेरे पास बहुत डिटेल में जाके एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम इसको ट्राई करना। ठीक, B.L क्रॉस V की वैल्यू जब निकालोगे ना, वो BL परपेंडिकुलर V परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो कैसे लिखोगे? पहले B की वैल्यू लिख दिया, B के परपेंडिकुलर L निकाला और इन दोनों के परपेंडिकुलर V निकाला, ये इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, यही रॉड के अक्रॉस EMF की वैल्यू होगी। ठीक है, अब एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसी को अप्लाई करके तुम्हें क्वेश्चंस सॉल्व करना है। मोशनल EMF के सारे क्वेश्चंस, तो ट्रांसलेशन वाले इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस से हमारे पास ना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तुम लोग इसको समझो कि यहाँ पे इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, हर जगह ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, हमें बताया गया है कि एक रॉड लेते हैं, और रॉड किस टाइप की है पता है? रॉड इस तरह से 90 डिग्री पर ABC, इस तरह से रॉड है। ठीक, पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको थोड़ा अप्लाई करो। ठीक है, ये रॉड ABC है, ये 90 डिग्री पर बेंड कर दिया गया है, और इसको हम किसी भी जनरल डायरेक्शन में किधर लेके जाए, मान लो हमें बताया गया है कि वेलोसिटी इसको बिल्कुल इस तरह एक्स एक्सिस के अलावा, ठीक है, लेटर से ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, BC जो है ना एक्स एक्सिस के अलावा, AB वाई एक्सिस के अलावा। तो रॉड को ना बिल्कुल एक्स एक्सिस के अलावा हम ट्रांसलेट करा रहे हैं। अब पूछा गया है कि ABC के अक्रॉस वोल्टेज बताओ, और पूछा गया है कि कौन सा पॉइंट ज्यादा वोल्टेज पर होगा, कौन सा पॉइंट लो वोल्टेज पर होगा। तो ये सब कैलकुलेट करके बताना है। सॉल्व करो। सॉल्व कर लिया? ये ट्राइंगल की जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ भी L है, और ये वाली लेंथ भी L है। ABC में से कौन सा हायर पर होगा, कौन सा लोअर होगा? हालांकि मैंने हायर कौन सा होगा, लोअर कौन सा होगा ये मेंशन नहीं किया है, वो तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, तुम कॉमन सेंस से बताओ। लेकिन EMF पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये तुम बता सकते हो। ओके, गुड गुड गुड। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, पहला मेथड है, एक काम करते हैं हम ना, इसको एक सिंगल रॉड मान लेते हैं। ठीक है, ये सिंगल इरेगुलर रॉड है। ठीक है, सिंगल इरेगुलर रॉड के लिए हमारे पास क्या रिजल्ट है? पहले उस रॉड के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाओ। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, ये L है। ठीक है, तो हाँ, तो क्या तरीका होगा? एक तरीका ये है कि तुम ये ऐसा कर सकते हो कि पूरे कंप्लीट रॉड के लिए एक बार में ही EMF निकालो। तो EMF कैसे निकालते हैं? सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो आंख बंद करके जितनी भी है जिधर भी है एज सच लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को एज सच लिख दिया। उसके बाद जो रॉड की लेंथ है ना, लेंथ का वो कंपोनेंट लिखते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों रॉड्स बोर्ड के प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर है। तो लेंथ का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये लेंथ ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, पूरी पूरी लेंथ जो है ना, हम लिखेंगे पूरी पूरी लेंथ
मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और ये लेंथ है √2l, क्योंकि ये वाली लेंथ l है, ये वाली लेंथ l है। ठीक है, ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा है। ठीक है, ये दूसरा काम हो गया, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले बी एल परपेंडिकुलर और इन दोनों के परपेंडिकुलर वी परपेंडिकुलर, बी एल वी लिखा, यही ईएमएफ की वैल्यू होगी हर केस में। एल का काम हो गया। अब हमें क्या करना है ना, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लिखना है जो कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के तो परपेंडिकुलर ऑलरेडी है, तो वेलोसिटी का हमें वो कंपोनेंट देखना पड़ेगा जो कि लेंथ के परपेंडिकुलर, ये 45 डिग्री पर है, तो लेंथ के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा v परपेंडिकुलर, ये v/√2 आएगा। चेक करो, इसको लिखेंगे v/√2। ठीक है, तो ईएमएफ की वैल्यू आएगी बी एल वी के इक्वल। ठीक है, हायर कौन सा होगा, लोअर कौन सा होगा? तो हायर लोअर के लिए हमेशा तुम्हें क्या करना है कि मैग्नेटिक फोर्स देख लो किधर आता है। मैग्नेटिक फोर्स एक बार देख लिया तो काम हो गया। देखो वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर आ गया ना, तो v क्रॉस b करोगे राइट हैंड रूल से, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा। तो हम बोलेंगे जो पॉजिटिव चार्जेस है ना यहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे, तो a हायर पर होगा और c लोअर पर होगा। हम बोलेंगे va माइनस vc की वैल्यू, क्योंकि बाहर के पॉइंट्स के लिए हम a और c का पोटेंशियल भी डिफाइन कर सकते हैं और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो BLB के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन इतना करने की बजाय तुम डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते थे। ठीक, और इस केस में ज्यादा आसान होता है तुम्हें कि इंडिविजुअली दोनों रॉड्स के लिए अलग अलग कैलकुलेट करते। ठीक है, वो तुम्हें ज्यादा आसान इस केस में लगता। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक, मैंने समझाने के लिए बोला कि तुम, ठीक है, यहाँ पर रॉड ऐसे थी और ये दूसरा पार्ट इसका ऐसे था, और वेलोसिटी इधर की इधर वेलोसिटी थी। ठीक है, तो पहले हम ए बी के लिए निकालते हैं और फिर बी सी के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो ए बी के लिए निकालना स्टार्ट करते हैं। ए बी के लिए, ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, पोलैरिटी निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है और वेलोसिटी इधर है, तो v क्रॉस b करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स इधर होगा, यानी a वाला पॉइंट हायर पर और b वाला पॉइंट लोअर पर। ए बी के लिए भी सिर्फ निकालना है, पोलैरिटी का पता चल गया। पोलैरिटी हमेशा मैग्नेटिक फोर्स देख करके निकालनी। अब ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड एज सच लिख देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लेंथ, तो ये लेंथ पूरी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एल। अब इस एल के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी पूरी लेंथ के परपेंडिकुलर भी है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर तीनों परपेंडिकुलर ऑलरेडी है तब तो सीधा BLV यही ईएमएफ होगा, कि ए बी के बीच में ईएमएफ BLV होगा और ए पॉइंट है। तो ये जो रॉड है ना, ये इस तरह की बैटरी की तरह ट्रीट हो रही है। ठीक, ए वाला एंड हायर पोटेंशियल पर, बी वाला एंड लोअर पोटेंशियल। फिर BC के लिए आते हैं। BC के लिए कितना होगा, BC के लिए ईएमएफ कितना होगा और पोलैरिटी क्या होगी। तो BC के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, उसके परपेंडिकुलर लेंथ है, लेकिन वेलोसिटी जो है ना वो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, लेंथ और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, और सेम डायरेक्शन में होंगे तो मैंने बोला वेलोसिटी का परपेंडिकुलर हमें देखना है वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर, वो जीरो होगा। तो यहाँ पे कोई ईएमएफ आएगा ही नहीं। तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि अ, तीनों का परपेंडिकुलर होना क्यों जरूरी है, ये तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि मेरे पास कोई डायग्राम तो मिल जाए, कोई कोई बोर्ड, सारे बोर्ड्स खत्म हो गए हैं। एक काम करता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। तो ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, लेटेस्ट से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, और हमारे पास, ठीक है, लेंथ कुछ इस तरह से। मैं कह रहा हूँ अगर रॉड की लेंथ ही इधर आ गई मैग्नेटिक फील्ड के अलावा, ठीक है, ध्यान से सुनना, रॉड के अंदर ईएमएफ क्यों आ रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स चार्जेस को एक एंड से दूसरे एंड पहुंचा रहा है।
तो मैग्नेटिक फोर्स इस रॉड के अलोंग होना चाहिए। जब मैग्नेटिक फोर्स रॉड के अलोंग होगा तभी वो चार्जेस को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचा पाएगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स हमारे रॉड के बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा है इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स, तो ऐसा फोर्स रॉड के अक्रॉस ईएमएफ नहीं जनरेट कर पाएगा। ईएमएफ तभी जनरेट होगा जब रॉड के एंड्स पर चार्जेस, ठीक है, एक्यूमुलेट होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, वो जो पॉइंट्स मैं अभी मेंशन कर रहा था उसको तुम इस तरह से भी वेरीफाई कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है। अगर रॉड मान लो, ठीक है, रॉड मान लो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आ गया है, ठीक है, तो हमें अच्छे से पता है ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है हमारा, स्ट्रेट रॉड है। ये वेलोसिटी कुछ भी हो, वेलोसिटी मैं बता ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें मैं अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ये रॉड आ गया है, तब क्या इस रॉड के अक्रॉस ऐसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, इसी इसी परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेगा, मतलब वो लेंथ के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, और ऐसा फोर्स लेंथ के अलोंग चार्जेस को माइग्रेट करा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो लेंथ को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना तो कंपलसरी है, ठीक है, लेंथ को मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर होना तो कंपलसरी है, ठीक है। लेंथ के उसी पार्ट में, ठीक है, की वजह से या उसी पार्ट में ईएमएफ वोल्टेज डिफरेंस आएगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसी के अलोंग ना मैग्नेटिक फोर्स अपीयर हो। अब इसके बाद वेलोसिटी के बारे में भी सोच लो। अगर वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, ठीक, अगर वेलोसिटी मान लो लेंथ के अलोंग हो जाए, तो मैं कह रहा हूँ इस वेलोसिटी की वजह से फिर से मैग्नेटिक फोर्स लेंथ के परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस वेलोसिटी की वजह से कोई ईएमएफ नहीं आएगा। जो ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ना, लेंथ के परपेंडिकुलर, अब मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट लेंथ के अलोंग, एक कंपोनेंट लेंथ के परपेंडिकुलर, तो जो ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट है ना, यही इसी की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लेंथ के अलोंग आएगा और ईएमएफ प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लेंथ और इन दोनों के परपेंडिकुलर वेलोसिटी लिखोगे, यही ईएमएफ में या वोल्टेज लाने में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो ये जो दूसरा रॉड था उसमें वेलोसिटी और लेंथ सेम डायरेक्शन में है, तो ईएमएफ आएगा ही नहीं, बी और सी का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो इस तरह के ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, ये तुम कर सकते हो। वो कैसा भी रॉड दिया जाए, तुम ये वाली थ्योरी अप्लाई करोगे तो सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस हम ले सकते हैं, या रोटेशन वाला ले या फिर, चलो एक लास्ट क्वेश्चन अभी ले लेता हूँ ट्रांसलेशन से, ठीक है। रोटेशन वाले पे मैं आऊंगा फिर नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं, अब टाइम हो गया है, क्योंकि उसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक, कल मॉर्निंग में करेंगे, ठीक है। तुम लोग तब तक थोड़ा सा ये ट्रांसलेशन देख लो और जो पिछले वीडियोज हैं वो देख लो। हमारे पास ये क्यूबॉइड है पहले की तरह, ये वाला क्यूबॉइड तुम्हारे लिए फेमिलियर है, ठीक, इस तरह का ये क्यूबॉइड है, ठीक, ये इस तरह से। कल मॉर्निंग में कब क्लास है तुम्हारी? इतनी क्लास तुम लोगों की क्यों होती है? इतनी क्लास तो किसी की नहीं होती है। 8 से 9, तो क्या करें, 7 से 8 रखें? ठीक है, तो वही 7 से 8 में हमारा काम हो जाएगा, ठीक, 1 घंटे में काफी चीजें। मैं ये इन तीनों के लिए तुम जरा सा जल्दी जल्दी मुझे बता दो कि, ठीक है, इन तीन, या तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना, मैं बस डेटा दे दे रहा हूँ, डेटा को यूज करके तुम बताना कि इन रॉड्स के अक्रॉस, यहाँ पर 3 रॉड्स दिए गए हैं, इन रॉड का नाम रख देता हूँ कुछ। रॉड का नाम क्या क्या रख दिया जाए? ये रॉड मान लो रॉड ए है, ये रॉड सी है और ये रॉड डी है, ठीक, कैसे कैसे रखा है क्लियर है, ये एक्स है, वाई है, ठीक है, और सी है। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बता दी गई है बिल्कुल वाई एक्सिस के अलॉन्ग है,
इसको थोड़ा सा एक बार तुम लोग रिवाइज कर लेना, ठीक है। पहले मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन कहाँ से आया, और उसके बाद मोशनल ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन है उसको यूज करके हम रॉड के क्रॉस ईएमएफ कैलकुलेट कैसे करेंगे ट्रांसलेशन के केस में। तो ए की वेलोसिटी बताई गई है, ये है 0.35, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। हाँ, उसको मैं आज कर रहा हूँ, सारा काम मैं आज कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। लेक्चर 4 वाला शायद नहीं है, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और सी की जो वेलोसिटी है वो 0.350 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मूव्स 45 डिग्री विद एक्स वाई प्लेन। जो सी की वेलोसिटी है ना वो थोड़ा, ठीक है, वो थोड़ा इसको देखना थोड़ा डिफिकल्ट है। और डी किधर ट्रैवल कर रहा है, वो भी सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ये कैसे मूव कर रहा है, पैरेलल टू एक्स जी प्लेन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता दी गई है 0.12 टेस्ला है, और साइड लेंथ इस क्यूब का 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब सबकी वेलोसिटी में जल्दी जल्दी थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ। ए के बारे में क्या बताया गया, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। तो ए जो है ना वो एक्स वाई प्लेन मतलब ऐसे मूव कर रहा है इधर की तरफ, ये ड्रॉ किया गया, फिगर में बताया गया। ए की वेलोसिटी कुछ इधर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सी की जो वेलोसिटी है ना, सी की वेलोसिटी इसका ये वाला प्लेन है, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में आएगा। ये जो प्लेन है ना वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। तो सी जो है ना इस प्लेन में नहीं मूव कर रहा है, इससे 45 डिग्री ऐसे मूव कर रहा है, नहीं नीचे की तरफ 45 डिग्री से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा इस प्लेन से, मतलब कि इसका जो डायगोनल, ये वाला जो डायगोनल है ना इसी वाले प्लेन के अक्रॉस मूव कर रहा है, ठीक है। ये सब तुम लोग सॉलिड स्टेट में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि इसके जो प्लेन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, 14 टाइप्स के जो प्लेन्स होते हैं। हाँ, ये इसी एंगल पे 45 डिग्री पर है, ठीक है। और तीसरा जो ये बीडी है वो इधर की तरफ मूव कर रहा है, एक्सी प्लेन मतलब इधर की तरफ, ठीक है। ये है 45 डिग्री, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, कल सुबह में करेंगे। नहीं, क्वेश्चन में ये डायरेक्शन ड्रॉ करके अपवर्ड भी हो सकता है, एक्सी प्लेन भी इधर उधर अपोजिट दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, इसमें ड्रॉ करके बताया गया है कि ये डायरेक्शन किधर किधर है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। अब तुम हर एक रॉड की लेंथ भी पता है, तो तुम हर एक रॉड के लिए बता सकते हो कि, ठीक है, कि ईएमएफ कितना आएगा, पोलैरिटी क्या होगी, कि तुम्हें पोलैरिटी भी बतानी है और वोल्टेज भी बताना है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।